हम लेसन पढ़ने वाले हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन में अभी मेरी क्लास में ना 44 बच्चे थे थोड़ी देर पहले, अभी 43 बच्चे हैं क्लास में, और ये बच्चे जो है ना क्लास लीव नहीं करेंगे जब तक मैं नहीं बोलूंगी। हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इलेक्शन रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को काफी सारी बातें बताई थी इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन चैप्टर के बारे में। इलेक्शन के बारे में मैंने कल आपको काफी सारी बातें बताई थी। आप लोग जो है ना क्या क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या क्या आप लोगों को जो है ना पता लगा इलेक्शन के बारे में, थोड़ा सा आप मुझे जो है ना बताना शुरू करेंगे कि इलेक्शन क्या होता है ना, इलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इलेक्शन कितना अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाता है, इस पर डिपेंड करता है कि कोई डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है। किसी कंट्री, कोई कंट्री जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया एक ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री है, या उसकी जो डेमोक्रेटिक जो आइडियल्स हैं दे आर सेफ एंड दे आर प्रोटेक्टेड इफ इलेक्शंस आर कंडक्टेड फेयरली। तो हम जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। If the elections are not free and if the elections are not fair, then there is no use of the elections. And in this case, democracy will not be working smoothly. It will hinder the democratic rights of the people. So, democracy is very important. Democracy को सक्सेसफुल बनाने के लिए इलेक्शंस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करना भी बहुत ही जरूरी है। हम यहाँ देखेंगे कि एक जो आपका जो इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर में, डियर स्टूडेंट्स, इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू दैट यू टेक आउट योर बुक्स, यू मस्ट हैव योर बुक्स इन योर हैंड्स एंड योर नोटबुक्स इन, आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए, आपके पास आपकी नोटबुक होनी चाहिए, और उस बुक नोटबुक में को देख करके ही जो है ना आप लोग अपना काम करेंगे। माने कि आप लोगों को लेसन अगर मैं बता रही हूँ, लेसन अगर मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग लेसन को चेक करते रहेंगे कि मैं आपको कहाँ से बता रही हूँ, कहाँ से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जो इसका इंट्रोडक्शन है उसमें दिया हुआ है कि हैव यू एवर प्लेड चेस, क्या आपने कभी चेस का गेम खेला है? ये तो मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है। आप लोगों ने कहा ना कि तुम काम करके तो दे नहीं रहे हो, कल मुझे आराम से कह दिया कि मैडम थोड़ा सा स्लो कर दो, मैं तो स्लो कर दूंगी, लेकिन अभी भी तुम लोगों का काम नहीं आ रहा। एक एक दो दो बच्चे का काम ऐसे आता है जैसे जैसे बूंद नहीं टपकती है एक दो। हम्म, इस तरीके से जो है ना आप लोग अपना काम भेजते हो। आप लोग अपना काम तरीके से करके कंप्लीट करके मुझे एक बार में भेज दो, ठीक है। जब आपका काम रेगुलर हो जाए, जब आपका पीछे का काम पूरा हो जाए, तो फिर हम आगे का जो है काम उसको हम स्लो करके अपना धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दें। अब मैंने कल आप लोगों को जो एक्सप्लेन किया, तो मैंने आपको जनरल इसी तरीके से डिस्कशन किया कि चलो आज का एक दिन और मिल जाएगा बच्चों को काम कंप्लीट करने के लिए। आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, फिर से मैं आपको इसका चैप्टर को थोड़ा सा बता रही हूँ। Have you ever played chess? What would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than 2.5 squares? अब देखो कि चेस के गेम में क्या होता है कि चेस का जब हम गेम खेलते हैं तो एक तरफ जो है वो व्हाइट जो है ना गोटियां होती हैं और एक तरफ जो है ना वो ब्लैक होती हैं। हम उस पे चेस पे हम उसको जो चेक का जो बोर्ड है, चेस का जो बोर्ड है उस पर हम उसको लगाते हैं। उसमें हर एक की जो जगह है वो फिक्स है, कहाँ पर किंग है, कहाँ पर क्वीन है, कहाँ पर जो है ना आपके जो क्या बोलते हैं नाइट्स हैं वो बैठेंगे, कहाँ पर जो है ना क्या बोलते हैं हॉर्स को बिठाएंगे, कहाँ पर जो है ना आप उसको हाथी को बिठाएंगे, कहाँ पर आप प्यादे को बिठाएंगे। ये हर के लिए एक सीट फिक्स है, एक जगह फिक्स है कि उसको वहां पे बिठाना होगा। और सबकी चाल जो है वो अलग है, कौन जो है ना टेढ़ा चलेगा, कौन सीधा चलेगा, कौन ढाई चाल चलेगा, किसकी क्या पोजीशन है और कैसे वो उसको चाल चलनी है, ठीक है। सपोज करो कि हम एक काम करें कि एक अचानक से जो है ना जैसे घोड़ा ढाई चाल चलता है, तो हम ढाई चाल न चला करके हम उसको जो है ना कहीं से भी कहीं भी घुमा दें, हम उसे, क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्या होगा। और व्हाट वुड हैपन इफ इन ए गेम ऑफ क्रिकेट देयर वाज नो अंपायर?
अब हम क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं और क्रिकेट के गेम में अंपायर गायब हो गए, मतलब अंपायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो वन हु विल डिसाइड दैट कि कोई आउट हुआ है, कोई चौका गया है, कोई जो है ना सिक्स गया है, कोई जो है कैच आउट हुआ है, किसी का विकेट गिरा है, हु विल डिसाइड, किसी ने नो बॉल किया है, देयर इज नो वन बिकॉज देयर इज नो अंपायर। तो इन दिस केस क्या होगा, सब अपनी मनमानी करेंगे, फिर खेल कम होगा, लड़ाई ज्यादा होगी, है ना, ऐसा ही होगा ना, ठीक कह रही हूँ ना मैं अंकुर? तो खेल तो कम होगा, लड़ाई ज्यादा होगी, आपस में सब लड़ते रहेंगे, सब एक दूसरे को जो है ना एलिगेशन लगाते रहेंगे, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया, फिर कहाँ खेल होगा, खेल तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, और फिर क्या होगा, जब कोई किसी की नहीं सुनेगा तो फिर जो है ना मारा मारी हो जाएगी, घुसा मारने लगेंगे एक दूसरे को जो है ना चढ़ बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे क्या होगा कि एनी स्पोर्ट वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स। हम चाहे कोई भी गेम खेलें, चाहे वो चेस का गेम हो, चाहे वो क्रिकेट का गेम हो, चाहे वो फुटबॉल का गेम हो, चाहे वो वॉलीबॉल का गेम हो, चाहे लूडो ही हो, अगर कोई भी गेम हम खेल रहे हैं तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। चेंज द रूल्स एंड द आउटकम ऑफ द गेम वुड बी वेरी डिफरेंट। हम गेम के जो रूल्स हैं वो चेंज कर दें, अगर हमने गेम के रूल्स को चेंज कर दिया तो क्या होगा, फिर उसका जो आउटकम है वो भी अलग आएगा, उसका रिजल्ट है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, वो भी अलग आ जाएगा। Similarly, a game needs an important impartial umpire whose decision is accepted by all the players. अगर हम फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं, अगर हम क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं, अगर हम वॉलीबॉल, कबड्डी, कोई भी गेम हमारा चल रहा है, तो हमारे पास वहाँ अंपायर है, और वो जो अंपायर है वो डिसाइड करेंगे कि कोई आउट हुआ है, नहीं हुआ है, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है अकॉर्डिंग टू दैट वो हमें डिसीजन देंगे। और अगर वो डिसीजन जो दे रहे हैं, वो डिसीजन को अगर हम फॉलो करेंगे तभी तो गेम स्मूथली चल पाएगा, और अगर हम अंपायर के डिसीजन को फॉलो नहीं करेंगे तो गेम स्मूथली नहीं चल पाएगा। तो अंपायर की रिस्पेक्ट करना, अंपायर के बातों को मानना, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन केस अगर अंपायर ही ना हो तो फिर तो भैया तौबा तौबा, है ना, फिर तो कोई गेम हो ही नहीं सकता। ठीक, तो हमने देखा कि what is true of a game is also true of elections। अब इसी तरीके से इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन जब होते हैं तो क्या होता है कि इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन के दौरान हमें ये देखना होगा कि भाई फेयर वोटिंग होनी चाहिए, इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट खड़े हों जो डिजर्विंग हों, इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट हों जिनको जनता पसंद करती हो, ठीक है, तो फिर तो जो है ना काम चलेगा। और अगर नहीं हो, ऐसे रूल्स नहीं हो, कोई एम्पायर नहीं हो, कोई डिसीजन देने वाला नहीं हो, तो इन दैट केस फिर उस इलेक्शन का ही कोई फायदा नहीं है। तो इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ठीक है, ये बात मैंने आपको कल भी कही थी और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कही थी कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड फ्री एंड फेयर ओनली, तभी उसका हमें आउटकम अच्छा मिलेगा, अदरवाइज उसका आउटकम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। इलेक्शन को कंडक्ट करने के अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग रूल्स है। भाई उन अलग अलग रूल्स को, उन सिस्टम्स को हमें कैसे कंडक्ट करना है, कैसे जो है ना हमें उनको फॉलो करना है। अब वी नीड सम मशीनरी टू कंडक्ट द इलेक्शन। भाई इलेक्शन कंडक्ट करना है और इतने बड़े कंट्री में इतनी पॉपुलेशन है, जहां पर इतने वोटर्स हैं, जहां पर वहां इलेक्शन कंडक्ट करना, इट इज नॉट एन इजी गेम, इट इज नॉट एन इजी गेम, ठीक है ना। तो इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए वी नीड सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी नीड सर्टेन प्रोसीजर्स, दैट देन ओनली वी कैन कंडक्ट इलेक्शंस फेयरली। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कि सिंस दीज टू डिसीजंस नीड टू बी टेकन बिफोर द गेम ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैन बिगिन, दीज कैन नॉट बी लेफ्ट टू एनी गवर्नमेंट। अब क्या है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये हम किसी गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते। क्यों भाई, कैसे छोड़ सकते हैं?
आप सोचो, खुद ही सोचो कि अगर जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी पार्टी जो है, बीजेपी की जो पार्टी है वो गवर्निंग पार्टी है, और जब ये गवर्निंग पार्टी के ऊपर अगर हमने छोड़ दिया जी आप रूल्स रेगुलेशंस बना दीजिए, अरे तो वो तो अपने फायदे के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी ना। उसमें तो फिर क्या होगा कि वो तो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना देंगे कि सारे के सारे बीजेपी के कैंडिडेट ही जीत जाएंगे और दूसरी पार्टीज को तो जो है ना मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है, और उस सिस्टम पर किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई, वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल काम करता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट बने, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बने, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे इलेक्शन कंडक्ट फेयर करवाना है और ये उसकी ड्यूटी है, ये उसका काम है, यही उसका काम है, यही उसका काम है। ठीक है, तो उसको इलेक्शन के लिए रूल्स रेगुलेशंस तय करने हैं, उसको बनाने हैं कि कैसे रूल्स जो है ना रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। That is why these basic decisions about elections are written down in the constitution of a democratic country. और इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करवाया जाए और कौन कंडक्ट करे, इसके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट किया जाएगा, इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है, ये उसमें तय किया गया है, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, हम इन प्रोविजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा और कैसे जो है ना रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। We shall focus on the importance of the method of election, और हमें ये भी देखना है कि इलेक्शन के मेथड कौन से हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इलेक्शन के मेथड्स को एडप्ट किया जाता है, तो हमें ये भी देखना है कि कौन से मेथड को हमने यूज किया है, हम किस मेथड को एडप्ट करते हैं, हम कौन से मेथड पर चलते हैं। इसके बाद देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पार्शियल मशीनरी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। फिर वी शैल आल्सो लुक, फिर हमको लास्ट में ये भी देखना है कि हम इलेक्शन सिस्टम को और ज्यादा अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो हम कौन से सजेशंस दे सकते हैं, what will be the suggestions, what will be the guidelines, what will be the reforms, जिसकी मदद से हम फर्दर इलेक्शंस को और ज्यादा इम्पार्शियल और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा उनको जो है ना फ्री और फेयर बना सकते हैं। तो वो कौन से सजेशंस हैं, वो कौन से तरीके हैं। अब देखेंगे कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपको क्या बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी है, सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाएगा इस लेसन को पढ़ने के बाद में कि इलेक्शन के अलग अलग तरीके कौन से हैं, इलेक्शन के अलग अलग मेथड्स कौन से हैं। पहले तो हम इस लेसन को जब पढ़ेंगे तो हमें इस बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इस लेसन में इलेक्शन के मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन अवर कंट्री। हमारे देश में इलेक्शन का सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी क्या खास बातें हैं। ठीक है, तीसरा द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। भाई हम अपने देश में फ्री और फेयर इलेक्शन अगर कंडक्ट करना चाहते हैं तो उसके क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उसके क्या प्रोविजंस होने चाहिए, उसके क्या तरीके होने चाहिए, कैसे हम फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब क्या है बच्चों,
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब है, जैसे मैंने अभी अभी आपको ये कहा था कि इलेक्टोरल प्रोविजंस जो इलेक्शन जो कंडक्ट हम करते हैं, इलेक्शन को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए जो नए तरीके हम और जो सुधार है या जो सुझाव है वो कौन से दे सकते हैं, तो उसी को हम कहेंगे रिफॉर्म्स। तो उसी को हम कहेंगे डिबेट ऑन द रिफॉर्म्स, माने कि हम डिस्कस करेंगे ना, हम उसको चर्चा करेंगे कि व्हाट वुड बी बेटर एंड व्हाट वुड नॉट बी बेटर। तो इसको हम कहेंगे, इसके बारे में भी हमें पता लग जाएगा। अब हम देखेंगे कि इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी। भाई मैंने आप लोगों को कल भी कहा, मैंने आपको आज भी कहा, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। विदाउट द इलेक्शंस डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। अगर इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं है तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब अब हमें ये देखना है कि इलेक्शन और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशनशिप है, इनमें दोनों में क्या जो है संबंध है, कैसे एक दूसरे को ये चरितार्थ करते हैं, कैसे ये एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे कि कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या हम डेमोक्रेसी को होल्ड कर, डेमोक्रेसी को एडप्ट कर सकते हैं और बिना इलेक्शन किए? भी इलेक्शन नहीं करें हम और डेमोक्रेसी हो जाए, क्या ये संभव है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएंगे मुझे इसका जवाब कि क्या ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये संभव है? चलो, अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? भाई हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है, किसी देश में डेमोक्रेसी नहीं है, तो क्या डेमोक्रेसी के न होते हुए भी वहां पे इलेक्शन कंडक्ट किए जा सकते हैं? दो सवाल हो गए। पहला सवाल कि क्या डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन करना जरूरी है? दूसरा कि क्या बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शन हो सकते हैं? ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। इन सवालों के जवाब क्या है, अब हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भाई अगर डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन होगा ना, अगर डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेशन होगा, और अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तो इलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्शन के बिना रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं कि ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट। अब हम ये कहेंगे कि भी रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी है? रिप्रेजेंटेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सभी के सभी सिटीजन्स तो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि सभी के सभी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ऑल सिटीजन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो इसलिए इलेक्शंस कंडक्ट करना जरूरी है और इसीलिए हमें रिप्रेजेंटेटिव रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सभी लोग जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि जी कोई डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को, अगर डिसीजन लेना है तो हम सारे देश की जनता को जो है ना, उनसे हम डिसीजन मांगे, हमसे कहे, हम कहें कि भी आप सब जो है ना डिसाइड करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हम क्या करेंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, इसीलिए तो हम इनको रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखेंगे कि देयर फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बिकॉज डायरेक्ट नहीं हो सकता ना, डायरेक्ट हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव हमारे भी यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last elections. When we talk about democracy, India is a democratic country. तो इससे पहले जो इलेक्शन हुए हैं हम उसकी बात करेंगे। इलेक्शन कब हुए थे? 2019 में हुए थे, इलेक्शन 2019 में हुए थे। तो ये नहीं कि मतलब हम जब कभी भी पढ़ेंगे, जब भी हम पढ़ते हैं इलेक्शन के बारे में, तो हम हमेशा उससे पहले जो इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं ना, हम उसको याद करते हैं कि वो इलेक्शन क्या फ्री हुए थे, फेयर हुए थे, अच्छे हुए थे, कैसे हुए थे, कौन सरकार आई थी, किसको मेजोरिटी मिली थी, है ना।
Elections have today become the most visible symbol of a democratic process. अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम अडेप्ट करते हैं तो इलेक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट और विजिबल सिंबल बन गया है टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। टू मेक ए डेमोक्रेसी सक्सेसफुल इलेक्शन जो है वो सबसे विजिबल सिंबल है ये तय करने के लिए कि डेमोक्रेसी कितनी सक्सेसफुल है। We often distinguish between direct and indirect democracy. डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में फर्क होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहां पर सिटीजन्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाता है, डायरेक्टली दे टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब डिसीजन लेना होता है तो उसमें डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसको तो हम कहेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हम उसे कहते हैं कि व्हेन द सिटीजंस आर नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग बट दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द वोटर्स, ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजंस। दिस इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आज हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो केवल स्विट्जरलैंड में ही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी आज के टाइम पर नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए सिटीजन्स का एक जगह पर इकट्ठा होना और एक डिसीजन में पार्टिसिपेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी होना बहुत पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। A direct democracy is one where the citizen directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government। मैंने आपको समझा दिया है, समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। दूसरा है कि द एंशियंट सिटी स्टेट्स इन ग्रीस। ये ग्रीस क्या है? यूनान, ग्रीक कंट्री है ना, तो वहां पर पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी। Greece were considered examples of direct democracy. Many would consider local governments, especially ग्राम सभा। जैसे ग्राम सभा है ना, उसको भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट जो है ना डिसीजन जो भी लिया जाता है उसमें जो है ना जो ग्राम सभा के मेंबर्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको जो है ना शामिल किया जाता है। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं कि जहाँ पर जो है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। But this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people. लेकिन भाई ऐसी डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी जहाँ पे बहुत लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को शामिल होना हो। तो जब हम लाखों करोड़ों लोगों की बात करेंगे तो वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, तो वहां तो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। अब सोचो कि स्कूल में अगर कोई डिसीजन लेना है और मैं कहूँ कि आप सारे बच्चे जो है ना वो एक बार में बताएंगे, तो कैसे हो पाएगा? फिर क्या करते हैं, चलो दूसरा एक तरीका अपनाते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हर क्लास के एक बच्चे को बुला लेते हैं, मॉनिटर को बुला लेते हैं, या जिसको आप पसंद करें उसको, भाई किसी एक बच्चे को बुला लेते हैं जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमारी क्लास में जो है ना 12th के 5 सेक्शन है, 11th के 5 सेक्शन है, तो हमने 5 बच्चों को बुला लिया। हमने 5 बच्चों को बुला लिया और हमने उनसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद में उन बच्चों ने जो हमें कहा, हमने उसके हिसाब से डिसीजन ले लिया। वो जो डिसीजन हमने लिया वो लिया उन 5 बच्चों से डिस्कस करके लिया, लेकिन वो डिसीजन हमने पूरी 11th क्लास के बिहाफ पर लिया, बिकॉज वो जो 5 बच्चे थे दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर क्लासेस, ऑफ देयर सेक्शंस, है ना। तो इट इज इजियर, ये आसान हो गया ना डिसीजन लेना, और डिस्कस करना भी आसान हो गया। ठीक है, और वो जो एक व्यक्ति है वो जाकर के अपनी क्लास को कन्विंस कर सकता है, वो अपनी क्लास के साथ में डिस्कस कर सकता है, डिबेट कर सकता है, डिस्कशन कर सकता है। तो दिस इज बेटर वे ऑफ टेकिंग द डिसीजंस। इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसे क्या कहते हैं हम? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो जब मैंने आपको बताया कि जब लाखों और करोड़ों लोगों को शामिल करना होगा तो भाई वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी, वहां पे हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो करना होगा।
In such an arrangement, citizens choose the representatives who in turn are actively involved in governing and administering the country. सबको समझ में आ रहा है ना? आ रहा है बढ़िया तरीके से समझ में? बोलो एक बार, कोई बच्चा बोलो, समझ में आ रहा है? किंशु समझ में आ रहा है आपको? किंशु स्पीकर, किंशु अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे बताओ जरा, आपको समझ में आ रहा है? कोई भी बताओ जरा, सुन नहीं रहे क्या? हेलो, कोई बच्चा बता दो। दीप्ति, भारती, सेजल, ज्योति, कोई है यहाँ पर? मैम आ रहा है समझ। आ रहा है ना सबको? आ रहा है। ठीक है। The method followed to choose these representatives is referred to as an election. अब ये जो तरीका है ना, जिस तरीके से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, इसी को इलेक्शन कहते हैं। Now you come to know कि इलेक्शन किसे कहा जाता है। इलेक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है। तो thus the citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration. इस तरीके से क्या हुआ कि जो सिटीजन्स हैं उनका डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डायरेक्ट कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। ये बात समझ में आई ना आपको? दैट द सिटीजन्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज व्हाई यहाँ पर डिसीजन में इनका डायरेक्ट जो है ना वो कोई रोल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम ये देखेंगे कि डिसीजन जो है वो किसने लिया, रिप्रेजेंटेटिव्स ने लिया है। They are not very actively involved in making of the policy. Citizens are involved only indirectly, though through their elected representatives. So जो representatives हैं, they are indirectly involved. The citizens are indirectly involved and they are involved through their representatives. In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect their representatives becomes very less important. ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी। तो नाउ डियर, आप लोग मुझे अपना काम कंप्लीट करके फिर से भेज दो। मैं इतनी बार बोलती हूँ आपको, और आप लोग एक काम करेंगे कि जो मैंने आपको आज पढ़ाया है उसकी आप एक बार रीडिंग करेंगे, एंड नाउ यू विल गिव मी योर अटेंडेंस बिफोर लीविंग द क्लास, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं आप लोगों को तुरंत जवाब देती हूँ। ओके, तो पहले तो मैं ये रिकॉर्डिंग